गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 17 वाक्य पढ़ेंगे। आज हम हिंदी ग्रामर में एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, वाक्य। वाक्य को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बच्चों? सेंटेंस। वाक्य को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि वाक्य क्या होता है और वाक्य के कितने अंग होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो जिस शब्द या शब्द समूह से पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। मतलब बच्चों, एक ऐसा शब्द समूह जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। जिस शब्द या शब्द समूह से पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। मतलब बच्चों, किसी भी शब्द से या शब्द समूह से अगर हमको पूरी बात समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। देखिए बच्चों, जब हम दो या दो से अधिक वर्ण मिलाते हैं, दो या दो से अधिक वर्ण मिलाते हैं तो शब्द बनता है। पर जब हम दो या दो से अधिक शब्द मिलाते हैं तो वाक्य बनता है। और जिन शब्द समूह से अगर हमें कोई बात क्लियर हो जाए, पूरी तरीके से समझ आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। मतलब सूर्य कहाँ से निकलता है बच्चों? पूर्व दिशा से निकलता है। तो जब आप ये वाक्य पढ़ रहे हैं तो आपको इससे पता चल रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं कि जो सूरज है वो पूर्व में निकलता है, पूर्व दिशा में निकलता है। तो सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। ठीक है। सेकंड देखिए, वह रोता है। आपको इससे पता चल रहा है कि कोई रो रहा है। अगला देखिए, इधर आओ। यहाँ दो शब्द हैं लेकिन आपको पता चल रहा है कि हम किसी से बोल रहे हैं कि इधर आओ, हमारी तरफ आओ। अगला है बैठो। आप किसी को बैठने के लिए बोल रहे हो। तो ये सब क्या है बच्चों? वाक्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। याद रखिए, प्रत्येक वाक्य में क्रिया अवश्य होती है। जब कोई वाक्य हम बोल रहे हैं तो उसमें क्रिया अवश्य होती है। क्रिया के बिना वाक्य नहीं बन सकता। क्रिया के बिना क्या नहीं बन सकता बच्चों? वाक्य नहीं बन सकता। आपको क्या समझ आया कि प्रत्येक वाक्य में क्रिया अवश्य होती है और क्रिया के बिना वाक्य नहीं बन सकता। चलिए देखते हैं आगे वाक्य के अंग। अब हम देखेंगे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। एक क्या होता है? उद्देश्य, और दूसरा क्या होता है बच्चों? विधेय। समझ में आया? जिसको आप अंग्रेजी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी बोलते हो। आपने ये तो पढ़ा है ना कि वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। ठीक है। इसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ओके, तो चलिए देखते हैं सब उद्देश्य क्या होता है। तो बच्चों, वाक्य में जिसके बारे में बोला जा रहा है, जिसके बारे में कुछ भी कहा जा रहा है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उद्देश्य कहते हैं। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है अथवा जिनका वर्णन किया जाता है अथवा जिनके बारे में बोला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। अब विधेय देखिए, वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा गया है, देखिए जिसके बारे में बोला जा रहा है वो उद्देश्य, और जो भी हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उद्देश्य से जुड़ा हुआ, वो सब हमारा क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। ठीक है। तो वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मैंने बोला सीता किताब पढ़ती है, तो अब हम यहाँ पर बात किसके बारे में कर रहे हैं? सीता के बारे में। तो सीता क्या है? हमारा उद्देश्य है। ठीक है। अब जो हमने पूरी बात कही वो किसके लिए थी? सीता के लिए थी। तो बाकी का किताब पढ़ती है, ये सब क्या था बच्चों? विधेय था। ठीक है। तो आपको समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। इन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। आपको क्या करना है? आपको यहाँ जो नीचे वाक्य दिए हैं आपको उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। ठीक है। पहला है, मेरा घोड़ा
तेज दौड़ता है। तो मेरा घोड़ा उद्देश्य है और तेज दौड़ता है विधेय है। हम यहाँ बात मेरे घोड़े के बारे में कर रहे हैं, इसीलिए ये उद्देश्य है। और यहाँ पर जो कुछ भी कहा जा रहा है वो किसके लिए कहा जा रहा है? घोड़े के लिए कहा जा रहा है। तो घोड़ा उद्देश्य है और जो कुछ कहा जा रहा है वो विधेय है। ठीक है, अगला देखिए, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ। तो देखो बच्चों, मैं पढ़ता हूँ, मेरे बारे में बात हुई है, इसीलिए मैं आपका उद्देश्य है और जो कुछ भी कहा गया है वो विधेय है। ठीक है, अगला देखिए, राम के पिता दशरथ अयोध्या के राजा थे। अब देखिए बच्चों, राम के पिता दशरथ, यहाँ पर बात दशरथ जी की चल रही है। तो राम के पिता दशरथ, ये क्या है? उद्देश्य है। और अयोध्या के राजा थे, वो कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। तो किसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ? दशरथ के बारे में, इसीलिए दशरथ क्या है? उद्देश्य। और उनके बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो क्या है? विधेय है। तो बच्चों, आपको उद्देश्य और विधेय समझ आया कि जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य होता है और जो कुछ भी कहा जा रहा है, उद्देश्य के बारे में जो भी बोला जा रहा है वो विधेय है। यहाँ पर अयोध्या के राजा किसके बारे में बोला जा रहा है? उद्देश्य के बारे में ना, तो इसीलिए ये विधेय है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक वाक्य में उद्देश्य का होना आवश्यक नहीं है। एक शब्द वाले तथा आज्ञार्थ वाक्य में उद्देश्य छिपा रहता है। क्या कहने का मतलब है बच्चों? कि प्रत्येक शब्द में जरूरी नहीं कि आपको उद्देश्य दिखाई दे। एक शब्द वाले जो आज्ञार्थ वाक्य होते हैं, जिनमें हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, उसमें उद्देश्य छिपा रहता है। क्या रहता है? छिपा रहता है। केवल विधेय प्रकट होता है। उसमें केवल क्या प्रकट होता है बच्चों? विधेय प्रकट होता है। तो जब हम ऐसे वाक्य बोलते हैं जिसमें हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, तो उसमें उद्देश्य दिखाई नहीं देता है, केवल विधेय ही दिखाई देता है और उद्देश्य क्या होता है? छिपा हुआ रहता है। चलिए देखते हैं। जैसे बैठिए, आप किससे कहेंगे बैठिए? जो आपके सामने है। ठीक है, तो वो आप उसको ये नहीं कहोगे आप बैठिए, है ना। तो आपके पास बहुत सारे लोग नहीं, एक व्यक्ति खड़ा है तो आपने उससे कहा बैठिए, तो आप उसी से बोल रहे हो ना। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो उद्देश्य है वो क्या है? आप उन्हीं के बारे में बोल रहे हो, उन्हीं से बोल रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका उद्देश्य है वो क्या है? आप। बैठिए आपका विधेय है। ठीक है, अगला देखिए, जाओ। अब जो भी आपके सामने खड़ा है आप उसी से तो कह रहे हो जाओ। तो यहाँ पर भी आप उसको आप उसके बारे में बोल रहे हो सिर्फ जाओ। तो यहाँ पर भी जो आपका उद्देश्य है वो क्या है? तुम जाओ। तो अब हम तुम नहीं लगा रहे, हम उससे सिर्फ क्या बोल रहे हैं? तुम जाओ। तो यहाँ पर जो उद्देश्य है वो छिपा हुआ है और विधेय आपके सामने है। ठीक है, अगला देखिए, यहीं बैठकर पढ़ो। अब देखिए, यहीं बैठकर पढ़ो, तो आपके पास कोई छात्र पढ़ रहा है, आप उसी से तो बोल रहे हो। आपके पास कोई बच्चा बैठा है, आप उसी से तो बोल रहे हो। तो आप उससे क्या बोलोगे? तुम यहीं बैठकर पढ़ो। तो यहाँ पर आपको तुम दिखाई नहीं दे रहा है, पर आपका जो उद्देश्य है वो एक बच्चे से बोलने का ही है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका उद्देश्य है वो क्या है? तुम। ठीक है, और यहीं बैठकर पढ़ो, ये क्या है? विधेय है। ठीक है, अगला देखिए, अब सड़क पर चलकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मतलब अब आप किसी व्यक्ति से कह रहे हो कि आप सड़क पर चलकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर भी आप उसको आप, यहाँ पर भी आपका उद्देश्य क्या है? आप। मतलब देखिए, जो भी व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, ये सारी बात आप उसी से कहोगे। तो इसीलिए जो आपके सामने खड़ा है वो आपका उद्देश्य है और जो भी बात आप बोल रहे हो वो सब क्या है? विधेय है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आप, तुम, आप, यही आपके उद्देश्य हो सकते हैं। और क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप उससे सामने सामने बात कर रहे हो, तो एक शब्द वाले तथा आज्ञार्थ वाक्य में उद्देश्य छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है। तो आपको समझ आया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, और प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया का होना आवश्यक है, ये भी आपको समझ आ गया। ठीक है, अब आपको एक चीज और बताई कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंदर उद्देश्य दिखाई नहीं देता है, वो छिपा हुआ होता है और विधेय दिखाई देता है। तो ऐसे वाक्यों में जैसे कि बैठिए, जाओ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम देखेंगे कि वाक्यों के प्रकार, वाक्यों को कितनी प्रकार में वर्गीकरण किया गया है, वाक्यों को कितने तरीके से
उनके कितने प्रकार होते हैं, उनको किन किन तरीकों से बांटा गया है। ठीक है, अंग वाक्य के दो होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। अब वाक्य के प्रकार देखेंगे हम बच्चों। ठीक है, तो वाक्यों के प्रकार। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा सकता है बच्चों? दो आधारों पर, एक रचना के आधार पर वाक्य और एक अर्थ के आधार पर वाक्य। क्या है बच्चों? एक रचना के आधार पर वाक्य और दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रचना के आधार पर वाक्य। तो बच्चों आपको क्या समझ आया कि वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। किस आधार पर किया गया है? एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो अभी हमको दो चीजों को सीखने, दो आधार सीखने को मिलेंगे कि हम वाक्य को दो आधार पर सीखते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो देखिए, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, और अर्थ के आधार पर हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम रचना के आधार पर वाक्य पढ़ रहे हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य मतलब आसानी से बोले जा सकते हैं, आसानी से उनका यूज किया जाता है। संयुक्त वाक्य मतलब उनमें दो वाक्यों का मेल है, दो वाक्यों को बोला गया है, मिक्स करके बोला गया है, तो वो संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य, इसमें दो तीन चीजों को मिक्स किया गया है, इसीलिए ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? सरल वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है, एक ही काम किया जा रहा है, उस वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे आप क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, पहला सेंटेंस जो है आपका, पहला वाक्य है, गांधी जी सदैव सत्य बोलते थे। गांधी जी हमेशा क्या बोलते थे? सत्य बोलते थे। तो देखिए यहाँ पर एक ही क्रिया है, इसीलिए ये बहुत सरल वाक्य है। अगला देखिए, वह अच्छा आदमी नहीं है। यहाँ पर भी एक ही क्रिया है कि वो आदमी अच्छा नहीं है और सरल वाक्य है ये। हमने आज हिंदी याद की। आज हमने क्या याद किया? हिंदी याद की। तो यहाँ पर भी एक ऐसा वाक्य है, सरल वाक्य है, याद करना यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, अब हमारा जो अगला है वो क्या है? संयुक्त वाक्य। अब हम संयुक्त वाक्य को देखते हैं। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है बच्चों? जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्यों को किसी समुच्चयबोधक अव्यय से जोड़ा गया हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। बच्चों देखो, सरल वाक्य आसानी से जो वाक्य बोले जाते हैं, जैसे वह खेलता है, तुम रोते हो, तुम किताब पढ़ रहे हो, ये सरल वाक्य हो गए। अब संयुक्त वाक्य में ऐसा कोई वाक्य जिसको एक सरल शब्द से किसी एक दूसरे शब्द से जोड़ा गया हो, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्यों को, मतलब एक से ज्यादा सरल वाक्यों को किसी समुच्चयबोधक अव्यय ने जोड़ा हो या अव्यय से जोड़ा गया हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब किसी भी वाक्य को, ऐसे वाक्य में जिसमें एक से अधिक सरल वाक्यों को किसी समुच्चयबोधक अव्यय मतलब कंजंक्शन से जोड़ा गया हो, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे देखते हैं, संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। इन्हें जोड़ने के लिए किंतु, परंतु, पर, और, एवं, अथवा, या, तो, नहीं की जरूरत होती है, या नहीं तो की जरूरत होती है। ठीक है, अन्यथा आदि समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जा सकता है। और भी बहुत सारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आगे देखते हैं, इतना समय हो गया किंतु मोहन नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा गया है, इतना समय हो गया और मोहन नहीं आया। तो और इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया गया है? एक समुच्चय बोधक शब्द का अव्यय का यूज किया गया है, जिसे आप बोलते हैं कंजंक्शन भी बोलते हैं जिसे आप। ठीक है, तो ये कैसा वाक्य हुआ? संयुक्त वाक्य हुआ। तुम यहीं बैठो और अपना काम करो। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो दो वाक्यों को जोड़ा गया है और से। अगला देखो, वह यहाँ आया था
पर मुझसे नहीं मिला। वह आया था लेकिन मुझसे नहीं मिला। तो यहाँ पर इसको भी दो वाक्यों को जोड़ा गया है किसी एक शब्द से। तो ये आपके कैसे वाक्य हैं? संयुक्त वाक्य हैं। अगला क्या है? मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित वाक्य होते हैं। मतलब क्या है बच्चों? ऐसे वाक्य जिसमें एक वाक्य तो ऐसा है जो प्रधान है, बाकी के सब उसके आश्रय पे बोले जा रहे हैं, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। बाकी के जो वाक्य हैं वो दूसरे के आश्रय पे बोले जा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। मैं जानता हूं कि तुम मेरी सहायता जरूर करोगे। तो बच्चों देखो, मैं यहाँ पर जानता हूं ये बात और मैं आपके बारे में बोल रहा हूं कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 चीजों को जोड़ा गया है। वह आदमी जो गुब्बारे बेच रहा था अब चला गया। हम यहाँ किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं? जो गुब्बारे बेच रहा था और अब चला गया है। तो हम यहाँ पर उस आदमी की बात कर रहे हैं जो गुब्बारे बेच रहा था और अब चला गया। तो यहाँ पर देखो, उस आदमी के ऊपर दो वाक्य आश्रित हैं, इसीलिए ये मिश्र वाक्य है। अगला है, राजन कल देर से आया क्योंकि रेलगाड़ी 1 घंटा लेट थी। राजन कल देर से क्यों आया? क्योंकि रेलगाड़ी 1 घंटा लेट थी। तो ये कैसा वाक्य है बच्चों? मिश्र वाक्य है। तो बच्चों आज आपको वाक्य के अंग और रचना के आधार पर वाक्य समझ आए। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और रचना के आधार पर वाक्य को कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम जानेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।